जय श्री कृष्ण दोस्तों। राधे राधे। मैं अरुण सेमाल और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अरुण शिक्षा अकादमी में। दोस्तों, आज इस हिंदी के महासेशन में हम फिर से 20 प्रश्न लेकर आए हैं जो अमूमन हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। रोज रात 8 बजे हमारा हिंदी का सेशन होता है। इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा और इन महा प्रश्नों को जो अमूमन हर बार जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इनको रटना होगा, याद करना होगा। और इससे संबंधित आपको कुछ सुझाव देने हैं तो प्लीज कमेंट में अवश्य दें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा होगा, संबल में कौन सी ध्वनि है? संबल में कौन सी ध्वनि है? संयुक्त, युग्मक, संपृक्त, ये इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न एक का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये आ जाएगा, संबल में जो है इस संबल में संपृक्त ध्वनि है। कौन सी ध्वनि आ जाएगी आपकी? संपृक्त ध्वनि इसमें आ जाएगी। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 की बात करें अगर, इनमें से कौन सा शब्द रूप है? इनमें से कौन सा शब्द रूप है? शब्द रूप की बात करें, आशीर्वाद, सॉरी, शब्द शुद्ध रूप है। शब्द रूप शुद्ध कौन सा हो जाएगा? आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है इसको हम पढ़ेंगे अगर, तो इसको रा पहले पढ़ा जाएगा, आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी आशीर्वाद जो है वो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, कई बार ये बार बार पूछा जाता है, इसको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 3 की बात करें, हमारे कंप्यूटर सेशन में जो आज चल रहा है वह है, वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता से के बिना उच्चारित नहीं हो सकती वह क्या कहलाती है? जो स्वरों के बिना उच्चारित नहीं हो सकती, वे ध्वनियां जो स्वरों के बिना उच्चारित नहीं हो सकती वो क्या कहलाती है? स्वर, संयुक्ताक्षर, शब्द, ये व्यंजन। तो प्रश्न 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो व्यंजन हो जाएगा, क्योंकि व्यंजन वर्ण जो है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। यानी स्वर ना हो तो व्यंजन फिर वो सही प्रकार से बोले नहीं जाते। ठीक है ना। संयुक्ताक्षर की बात करें अगर, तो संयुक्ताक्षर जो है वो 4 माने जाते हैं, अक्षर, तरह, ज्ञान, स्वर। और स्वर जो है हिंदी में 11 होते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 की अगर बात करें हम, साखी, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? साखी को हम तत्सम, तत्सम यानी संस्कृत का रूप, साखी हिंदी का रूप हो गया, और साखी को तत्सम यानी संस्कृत में क्या कहेंगे? सखी, शिक्षा, साक्षी, ये इनमें से कोई। तो प्रश्न 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगा, इसको साक्षी कहा जाएगा। साखी का मतलब साक्षी। ठीक है ना, शिक्षा नहीं, सखी नहीं। प्रश्न नंबर 5 की अगर बात करें हम यहाँ पर, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्वतंत्र सत्ता न धारण करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? रूट, यौगिक, यौगिक, योग रूट, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वह हो जाएगा सी ऑप्शन, यौगिक। जो स्वतंत्र रूप से सत्ता धारण न करने वाले कर पाते, सत्ता धारण नहीं कर पाते, क्योंकि यौगिक का मतलब ये क्या है? उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, रूट, योग रूट और यौगिक। ठीक है। रूट का मतलब होता है जो बहुत पुराने शब्द है, यानी जैसे फल आते हैं तो फल क्या हो गया? प्राचीन काल में भी उसका प्रयोग होता था, आधुनिक काल में उसका प्रयोग होता है। यौगिक का मतलब हो गया जो युगल शब्द आते हैं, जैसे पाठशाला, गौशाला। ठीक है ना, ये यौगिक शब्द है। और योग रूट का मतलब होता है जो योग भी है, ये यौगिक भी है और रूट भी है। ठीक है ना, ये स्वतंत्र रूप से सत्ता धारण नहीं कर पाते। प्रश्न नंबर 5 की अगर 6 की अगर बात करें हम यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है? अब हमने यहाँ पर यौगिक शब्द ढूंढना है कि यौगिक शब्द कौन सा हो जाएगा। विद्यालय, पुस्तक, योगी, लेखक। तो प्रश्न 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा, अभी हमने बात की थी ऊपर, तो विद्यालय हो जाएगा, विद्याधन, आलय, यानी 2 शब्दों का जोड़ा जो होता है वो यौगिक कहलाता है। ठीक है ना, विद्या भी है और आलय मतलब घर, आ जाएगा राइट आंसर। प्रश्न नंबर 7 की अगर बात करें,
तरिणी तनुजा तमाल तरवर वर छाई, ठीक है ना। एक पंक्ति है, तरिणी तनुजा तमाल तरवर वर छाई में कौन सा अलंकार हो जाएगा? अलंकार की बात जब हम करते हैं, दो प्रकार के अलंकार होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, ठीक है ना। तो ये जो जितनी भी है अनुप्रास, उपमा, श्लेष, यमक, ये सब अनुप्रास, ये सब शब्द अलंकार के वेद माने जाते हैं। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? तन्नी तन्नुजा तमाल तरवर बरछाई, उपमा, अनुप्रास, श्लेष, यमक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 का, वो आ जाएगा ए ऑप्शन, यानी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार की उदाहरण क्या है? अनुप्रास अलंकार की परिभाषा अगर बात करें तो जहां एक वर्ण, वर्णों की आवृत्ति जहां होती है बार बार, वो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। यानी यहाँ पर जो है ताव वर्ण 1 2 3 4 5 बार ताव वर्ण की आवृत्ति हुई है। आवृत्ति का मतलब दोहराना, एक ही वर्ण जब बार बार आता है तो समझो वहां अनुप्रास अलंकार हो गया। और उपमा का मतलब जिसकी उपयोगिता बताई जाती है, जिसकी सुंदरता का वर्णन किया जाता है, ये उपमा अलंकार आ गया। श्लेष का मतलब चिपके हुए, जिसके अंदर जो है बहुत सारे अर्थ चिपके रहते हैं, वो श्लेष अलंकार कहा जाता है। और यमक का मतलब होता है जहां शब्दों की आवृत्ति होती है, अनुप्रास अलंकार में तो वर्णों की आवृत्ति होती है, और यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है। जैसे क्या आगे, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिका, यानी कनक कनक 2 बार लिखा गया है, ठीक है ना। तो वहां पर अनुप्रास यमक अलंकार आ जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ये ऑप्शन इसका हो जाएगा। बात करें प्रश्न नंबर 8 की, चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, उपमा या रूपक? तो प्रश्न 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वहां पर हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार मतलब रूप सौंदर्य की बात की। चरण कमल बंदो हरिराई, यानी जिनके चरणों में कमल बिछे हुए है, ऐसे हरि को हम प्रणाम करते हैं। उपमा की जा रही है, उसके रूप का वर्णन किया जा रहा है। विष्णु भगवान श्री हरि जी के चरणों की भी सुशोभा बढ़ाई जा रही है, जिनके चरण जो है कमल के समान शोभायमान है। ठीक है, राइट आंसर इसका रूपक हो जाएगा, रूपक अलंकार आ जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 9 की अगर बात करें हम यहाँ पर, काली घटा का घमंड घटा, एक वाक्य है, काली घटा का घमंड घटा में प्रयुक्त अलंकार है, श्लेष, यमक, रूपक, उपमा। तो प्रश्न 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन आ जाएगा। अभी हमने ऊपर बात की थी, क्या बात की थी? हमने बात की थी जहां जहां जो है वर्ण आवृत्ति होती है अनुप्रास अलंकार आता है, और जहां शब्द आवृत्ति होती है वहां यमक अलंकार आ जाता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाए, क्योंकि घटा 2 प्रकार का है। काली घटा का घमंड घटा, एक घटा का मतलब है घटाई यानी घाटी, एक का मतलब है घाटी, और दूसरे का मतलब, दूसरी घटा का मतलब आ गया यानी घटना, जोड़ घटाना जिसे कहते हैं, ठीक है ना। तो अनुप्रास यमक अलंकार का वही मतलब है कि जहां शब्द तो एक हो, अर्थ उसके भिन्न हो, वो यमक अलंकार कहलाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। विरह है अथवा यह वरदान, विरह है अथवा यह वरदान निम्नलिखित में अलंकार में किसका उदाहरण हो जाएगा? व्यतिरेक, संदेह, विरोधाभास, अवनीति। तो प्रश्न 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन है, संदेह अलंकार। मतलब विरह है अथवा वरदान, 2 वाक्य आ गए इसमें। विरह है, विरह का मतलब होता है किसी की याद में डूबे रहना, यानी उसका प्रेमी जो है, उसका प्रियतम जो है उससे बहुत दूर है, वो विरह में तप रही है। अथवा का मतलब या यह वरदान है, या किसी देव का वरदान है तुम्हें अपने पति से दूर रहना, अपने प्रेम से दूर रहना। तो ये संदेह है, या जहां आता अथवा जहां आ जाता वो संदेह अलंकार हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर संदेह अलंकार उत्पत्ति हो जाएगी, अर्थात इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है ना, संदेह।
प्रश्न नंबर 11 की बात करें, छंद का अर्थ होता है, छंद का अर्थ क्या होता है? आच्छादन, नापना, काटना या कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 11 को जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन आ जाएगा। आच्छादन, छंद का मतलब होता है आच्छादन करना, यानी उसको और बारीकी से उसका स्वर स्थापित कर देना, उसको छनना, यानी सुरों को छनना छंद कहलाता है। ठीक है, छंद आपने देखा होगा बसंत का जो है छंदों का राजा माना जाता है। ठीक है, तो ये छंद क्या है? आच्छादन करना इसका अर्थ होता है। प्रश्न नंबर 12 की अगर बात करें, जिस रचना में मात्रा एवं वर्गों पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? जिस रचना में मात्रा अथवा वर्गों पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? अलंकार, रस, छंद, गुण। तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रश्न नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, छंद कहते हैं उसको। यानी जिसमें मात्रा और वर्गों का मतलब, छंद में क्या होता है कि कितनी इस पंक्ति में कितनी मात्राएं हैं, दीर्घ है, लघु है, उसको जोड़ा जाता है, यानी यह मात्राओं का विशेष ध्यान रखा जाता है, वो छंद है। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 की बात करें अगर छंद के प्रकार, अब छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा, 3 प्रकार के छंद होते हैं। ठीक है ना, 13 का राइट आंसर बी ऑप्शन आ जाएगा, 3 प्रकार के छंद होते हैं। ठीक है, मात्रिक, वार्णिक और सम्मात्रिक। ठीक है, प्रश्न नंबर बात करें अगर प्रश्न नंबर 14 की, मात्रिक छंद में गणना की जाती है, किसकी गणना की जाती है? वर्णों की, मात्रा की, यति की, गति की। प्रश्न 14 को जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा बी ऑप्शन, मात्राओं की। मात्रिक छंद में मात्राओं की, वार्णिक छंद में वर्णों की। ठीक है ना, मात्रिक छंद में मात्राओं की, वार्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है, यानी कितनी मात्राएं हैं इसमें वो गिने जाते हैं और कितने वर्ण है इसमें वो गिने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। गति यति का मतलब ये छंद लय ताल कैसे चल रहे हैं इसका पर्याय होता है। प्रश्न नंबर 15 की बात करें, दोहा छंद कौन सा वृत्त है? दोहा छंद जो है वो कौन सा वृत्त है? समवृत्त, विषमवृत्त, अर्धसमवृत्त या गलत? सही गलत, सभी गलत है। तो प्रश्न 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगा, अर्धसमवृत्त यह माना जाता है दोहा छंद। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 की बात करें, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। चौपाई छंद के कितने प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 24, 26, 28, 16। तो 16 की अगर बात करें हम तो इसमें 16 मात्राएं होती है। ठीक है, एक चौपाई में जो है चौपाई के प्रत्येक चरण, ठीक है, एक चरण, दो चरण में जो है 16 मात्राएं यानी 32 मात्राएं होती है एक चौपाई में। ठीक है, प्रश्न 17 की अगर बात करें, सोरठा छंद दोहा छंद का होता है। तो सोरठा छंद जो है यह दोहा छंद का क्या होता है? समान, उल्टा, समानार्थी, कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 17 का वह हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी सोरठा जो है ये छंद के उल्टा पढ़ा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 की अगर बात करें, द्रुत विलंबित छंद के प्रत्येक चरण में वर्ण कितने होते हैं? 15, 16, 12, एक भी नहीं। तो प्रश्न 18 को जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन आ जाएगा, यानी 12 वर्ण होते हैं। द्रुत विलंबित छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 की बात करें, कौन सा भाव सुषुप्त अवस्था में विद्यमान होता है? सुषुप्त अवस्था का मतलब सोई हुई अवस्था में विद्यमान होता है। संचारी भाव, स्थायी भाव, विभाव या अनुभव। तो 19 का अगर हम बात करें प्रश्न नंबर, तो इसका बी ऑप्शन सही आ जाएगा, स्थायी भाव जागृत होता है सुषुप्त अवस्था में। सुषुप्त और जागृत अवस्था होती है। जागृत अवस्था मतलब जागी हुई अवस्था, सुषुप्त मतलब सोती हुई अवस्था। ठीक है, प्रश्न नंबर आखिरी अगर हम यहाँ पर बात करें 20वें नंबर की, तो स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? 11, 10, 8, 9। तो प्रश्न 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन आ जाएगा, यानी रस जो है वो 11 प्रकार के माने गए हैं। वैसे सामान्यतः रस 9 प्रकार के माने गए हैं, लेकिन 2 भक्ति रस
भी इसमें माना गया है, तो इसीलिए रस भी, इसके स्थायी भाव भी 11 ही होते हैं। ठीक है, ये कुल मिलाकर के 20 प्रश्नों का आज हमने निरीक्षण किया। आशा ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे और ये प्रश्न जो है अमूमन हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपकी सफलता का ये मार्ग बन सकता है। अगर आपको ऐसे ही प्रश्न चाहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट में जाकर के पिछली वाली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आज हमारा 5वां सेशन चल रहा है। ठीक है, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते हुए कल फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।